गुड मॉर्निंग एवरीवन। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो हर बार की तरह हम आज भी इस वीडियो में पहले मैपिंग पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हिमाचल प्रदेश की लोकेशन पता होनी चाहिए। जिस स्टेट की भी हम तैयारी कर रहे हैं, एचएएस हो, पीसीएस किसी भी हो, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, तो आपको अपने स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो हर बार की तरह हम आज फिर से आपके सामने वही बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ है। तो नॉर्थ में इसके ऊपर यूनियन टेरिटरी यूटी, जो कि लद्दाख, सेकंड जम्मू कश्मीर, दो यूटी टच करती है हिमाचल प्रदेश को। और स्टेट पंजाब एक, हरियाणा दो, यूपी तीन, उत्तराखंड चार। चार स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को टच करती है। ये आपको हमेशा ही आपके, अगर आपको कोई सो के भी उठे आपसे कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी यूटी टच करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख और जे&के। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नेपाल उत्तराखंड में मतलब ईस्ट साइड को कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ओके। आपको साउथ भी पूछ सकते हैं, नॉर्थ भी पूछ सकते हैं, ईस्ट भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकते हैं कि एरिया वाई भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान है। ओके। और कोस्टल बाउंड्री जिसकी सीमा सबसे बड़ी है उसकी किसकी है, गुजरात की। और कोस्टल जो सीमा है उससे भारत के कितने देश लगते हैं, तो 9 देश लगते हैं। और 9 देश में से कौन कौन से देश हैं, गुजरात एक, महाराष्ट्र दो, गोवा तीन, कर्नाटक चार, केरला पाँच, तमिलनाडु छः, आंध्रा सात, उड़ीसा आठ, वेस्ट बंगाल नौ। तो आपको याद रखनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ। ठीक है। समुद्री सीमा से हमारे 9 स्टेट लगते हैं, राज्य लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो किसकी है, सीमा है, वो गुजरात की है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है, ये है पश्चिमी घाट इस साइड को, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। आपसे पूछा जाता है कि कितने लगते हैं, तो 6 स्टेट इसमें लगते हैं वेस्टर्न घाट में। और ईस्टर्न घाट में कितने लगते हैं आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4। ठीक है। ये आपको जहन में आपको याद रखना ही पड़ेगा। और सेकंड जो मैं बात करता हूँ हर बार की तरह, कि आपको इनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। एक बार आईएएस के इंटरव्यू में पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश से थे बोर्ड के जो मेंबर थे, जो वो पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से की राजधानी कौन है, तो ये भी याद नहीं आया था उनको। अगर नहीं याद होगा तो तन्नू तन्नू जैन मैम, उनसे पूछा गया था ये। ठीक है। उनको याद नहीं आया था। नाम तो नहीं लेना चाहता था बट मैंने ले लिया। चलो, अब हम बात करेंगे फिर से डेली की तरह मैं बात करूँगा। पहले तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ हमेशा की तरह, कि मंडी के साथ किस किस ज़िले की आपकी सीमा लगती है। तो पहले मैं बात करता हूँ कुल्लू की, सेकंड में बात करता हूँ नीचे शिमला की, थर्ड में बात करता हूँ मैं सोलन की, फोर्थ में बिलासपुर की करता हूँ, और मैं हमीरपुर की करता हूँ, कांगड़ा की करता हूँ। तो 6। और सेकंड में बात करता हूँ स्टेट की, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे यूपी है, अरे उत्तराखंड, अरे चाइना, अरे लद्दाख, अरे जे&के। यहाँ पे छोटे में आपको ध्यान रहना चाहिए। और आज मैं बात करूँगा कि चंबा से कौन कौन सी सीमा लगती है। आगे भी मैं बताऊँगा, जब मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा तब मैं बताऊँगा कि कौन से इस डिस्ट्रिक्ट के साथ किस किस की सीमा लगती है। तो एक कांगड़ा हो गया, सेकंड लाहौल स्पीति होगा, ओनली 2 ही टच करती है।
ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा मैपिंग। आप जब भी तैयारी करते हैं तो मैप आपके मुंह के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक में आते हैं अपने। जो हमारा मेन टॉपिक है हिमाचल का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और इस पे हम बात करेंगे कि जो मध्यकालीन आक्रमणकारी थे। ठीक है, आक्रमणकारी कौन से थे? मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? बहुत ही बार आया है, 17 बार। इम्पोर्टेंट है, चाहे पेपर एचएएस का हो, चाहे पेपर यूपीएससी का हो। ठीक है, और जो मोहम्मद गजनबी थे, जिन्होंने 1009 ईस्वी में अनंतपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया था। तो अनंतपाल थे उस टाइम, किसको हराया था इन्होंने? कांगड़ा के राजा थे, नगरकोट पर आक्रमण किया था। शासक कौन थे उस समय? जयचंद जगदीश चंद था। ठीक है, और नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 तक था। ठीक है, जिसके बाद दिल्ली के, यहाँ लिखा है मैंने, दिल्ली का जो राजा थे तोमर, ठीक है, महिपाल जी, ये आपको ध्यान रखना है, ने नगरकोट से गजनवी शासन की समाप्ति की थी। ये आपको बहुत ही जरूरी रखनी है याद, ध्यान में बात। और मोहम्मद गजनबी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर, जो कांगड़ा के जो अधिकतर थे, यह अधिकतर लिखा हुआ है मैंने, अधिकतर हिस्से पर अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, और 1009 में ब्रिजेश्वरी मंदिर को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 1001 में शाहीना राजवंश के हिंदू किंग जयपाल को हराया था इन्होंने। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है चीज़ें। और 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के ये आपको ध्यान में रखना है कि जब छोड़ दिया था इन्होंने तो अधिकतर हिस्से पर आक्रमण नहीं कर पाया था, ये अधिकार नहीं कर पाया था। जो जो त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की जब मृत्यु के उपरांत 1026 में तुर्कों के अधीन कांगड़ा फिर से आ गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो 1026 में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आ गया था, यहाँ लिख देता हूँ। और सेकंड जब बात करते हैं इसमें मोहम्मद गौरी की, जो कि पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया था इन्होंने। ठीक है, और जो सल्तनत काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। बस इनके बारे में इतनी ही चर्चा होती है, बट इसमें बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीसीएस वाले, एचएएस वाले, मेंस में भी। तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय उस समय किस हिंदू शासक से सामना करना पड़ा था उनको? तो आपको याद रहना चाहिए, उसका नाम था जयपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान में बात रहनी चाहिए, यहाँ लिखा है मैंने। ये बात आपको बिल्कुल ही, मतलब स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं आपको। और 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद गजनबी। आपको ये भी चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करता हूँ, आगे की बात करता हूँ। जैसे नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा था? तो आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया था 1043 तक जो है तुर्कों का कब्जा रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ सल्तनत काल की। जो सल्तनत काल था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1226 तक। ओके, तो सल्तनत काल में कितने शासक रहे थे, इनके बारे में मैंने यहाँ डिटेल लिखी हुई है। और फिर जो सल्तनत काल के जितने भी ये शासक थे उनमें से हिमाचल में किस किस का प्रभाव था? तो फर्स्ट जो आते हैं सल्तनत काल के, गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक,
ऐबक के। ठीक है। सेकंड खिलजी वंश आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1444 तक गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी स्थापना। सैयद वंश, जिसकी 1444 से लेकर 1451 तक इनका टाइम पीरियड था, जो खिजर खान थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1456 तक बहलोल लोधी ने इनकी स्थापना करी थी इसकी। और इसमें केवल तुगलक वंश ने ही पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था। ओनली तुगलक, मतलब तुगलक का टाइम पीरियड कब था? 1320 से लेके 1444 तक। और गयासुद्दीन तुगलक जो है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड कब था? 1337 ईस्वी में, जो कि कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण सेना भेजी थी इन्होंने। तो 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वी चंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी इन्होंने। ठीक है। और सेना भेजी थी, उस समय राजा थे पृथ्वी चंद कांगड़ा के। ठीक है। और जब सेकंड में बात करता हूँ फिरोज शाह तुगलक, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1351 से लेके 1388 तक, 14वीं शताब्दी में। तो 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा था। याद रखना है, उनका नाम क्या था? रूपचंद। ठीक है। 1361 में नगरकोट की घेराबंदी, 6 महीने तक आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और राजा उस समय था रूपचंद। ठीक है। और क्योंकि इसने 1360 में दिल्ली को लूटा था, तो बदला लेने आए थे। ये कहानी टाइप में आपको याद रहनी चाहिए। और 1365 में अधीनता स्वीकार कर ली थी और समझौता हो गया था इनके बीच में। ठीक है। और इसमें फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा का अभियान और घेरे का जिस पे जिक्र मिलता है, वो है तारीख फिरोज फिरिश्ता और तारीख फिरोज शाही में, जो कि ये इनकी लिखी हुई थी, बुक थी, पुस्तक थी। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 1365 की। 1365 में जब ज्वालामुखी गया था ये, तो 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के साथ ले गया था। ठीक है। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो 1300 संस्कृत की जो पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए कौन ले गया था साथ अपने? तो इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है। और अनुवाद किसने किया था? अजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है। ये आगे आएगी इस पे। और अनुवाद किसने किया था फारसी में? अजुद्दीन खालिद खानी ने। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और पुस्तक का नाम क्या है? दलाई ए फिरोज शाही। ठीक है। और जो रूपचंद थे, 1375 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सागर चंद पुत्र थे इनके, जो कि नेक्स्ट राजा बने थे। फिरोज शाह के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन ने 1389 में शरण ली थी इसके शासनकाल में। ठीक है। और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम मुस्लिम जिसने नगरकोट का वर्णन किया था, उसका क्या नाम है? उत्तवी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट में बात करता हूँ, उनका नाम है, ये मंगोल थे। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। ठीक है। 1398 में मंगोलों का आक्रमण, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तैमूर लंग का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में ही हुआ था। तैमूर लंग ने आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद जी। ठीक है। और तैमूरलंग ने वापसी में 1399 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। वापसी में किया था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिडूर नालागढ़ का शासक कौन था? आलमचंद। ठीक है।
जिसने तैमुरलंग की सहायता की थी, जिसके फलस्वरूप तैमुरलंग हिडोर को हानि नहीं पहुंचाई थी। इन्होंने भी इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया था नालागढ़ को, और वो वैसे ही चले गए थे। ठीक है। और उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह ने किया था। ठीक है। नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह ने किया था, जो कि सिरमौरी राजा थे। ठीक है। सैयद वंश और लोधी वंश ने भी पहाड़ी राज्यों का अधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं किया था। तो सैयद वंश और लोधी वंश जो है अधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं किया था। ज़्यादा सही नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने बोल रहा हूँ आपको, जो मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में किसने वर्णन किया था? उतबी ने। आपको ध्यान होना चाहिए। और ये तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा का आक्रमण किया था? आपको पता होना चाहिए कि मेघचंद के समय किया था। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को जब फारसी में अनुवाद करवाने के लिए ले गया था, तो कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक थे। और किसने किया था? अजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, बातें बहुत ही बार इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आपको ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही बार बार रिवीजन करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपने इधर उधर देख लेना कि कितने ही सक्सेस हुए हैं आपके इधर उधर, क्योंकि रिवीजन एक बहुत ही बोरिंग सा लगता है, बट आपको करना ही पड़ेगा। जितनी बार आप खाना बनाओ, आप जब खाते हैं तब आप वीडियो चलाओ, तब देखो आप, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा मिलेगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।